हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो ग्रुप्स एंड रिंग्स के चैप्टर नंबर 4 के इस लेक्चर में हम एक लेक्चर में क्या कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले वाले में। आज हम करेंगे इस चैप्टर की डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1 और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो परम्यूटेशन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, आपको पता है इस टाइप के होते हैं एग्जाम्पल्स। 1 1 का मतलब क्या है? एक की इमेज एक ही हो, यानी 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की 3 है, यानी एक की इमेज एक ही है। 1 की कहीं भी आपको दो इमेज नहीं दिखेंगी। 1 की इमेज 2 है तो 2 है, 1 की कोई और इमेज नहीं होगी। एंड ऑन टू का मतलब क्या है कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो तीनों की प्री इमेज ज़रूर होगी, यानी वो तीनों के तीनों किसी ना किसी की इमेज ज़रूर होंगे। जैसे 2 1 की इमेज है, 1 2 की इमेज है और 3 3 की इमेज है। तो परम्यूटेशन का मतलब बस सिंपल सी बात है, यही है कि एस अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो परम्यूटेशन मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन एफ जो एस से एस पे ही डिफाइंड है, लेकिन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको आप बोलते हो परम्यूटेशन। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है। अब जो उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एफ अगर ये फाइनाइट है, यानी फाइनाइट एलिमेंट है, और एन मान लो उसके अंदर एलिमेंट है, तो हम बोल देते हैं एफ परम्यूटेशन है डिग्री एन का, क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आती है इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशंस। दो परम्यूटेशंस इक्वल कब होंगी? पहली बात तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तभी इसने कहा कि दो परम्यूटेशंस जिनकी डिग्री एन है, दोनों की डिग्री एन है ना, उसके बाद ही आप उनकी इक्वलिटी की बात कर सकते हो। अगर उनकी डिग्री ही सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकती। इफ कब हो गई इक्वल? अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, यानी हर किसी एलिमेंट की इमेज एफ में भी वही है और जी में भी अगर वही है तो वो दोनों इक्वल हैं। जैसे सेट 1 2 3 4 है, एफ में 1 की इमेज क्या है? 4, तो जी में क्या आनी चाहिए? 4, तभी इक्वल बोल सकते हो। और ऐसा सिर्फ 1 के लिए नहीं, इसके हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। यानी 2 की इमेज अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, यहाँ 3 की अगर 1 है तो यहाँ भी 3 की 1 होनी चाहिए, एंड यहाँ 4 की 2 है तो यहाँ भी 4 की 2 ही होगी, तो ही इक्वल परम्यूटेशंस हैं। तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है हर एलिमेंट की इमेज सेम है, एफ में भी और जी में भी, तो दोनों ही इक्वल है। डिग्री सेम होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री एन, यानी अगर उसमें एन एलिमेंट्स हैं तो उसमें डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कितनी एग्जिस्ट कर सकती हैं? एन फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कोई भी सेट है तो उसमें कितने ऐसे फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो 1 1 ऑन टू हों। तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, तो हम उसकी कितनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बना सकते हैं? एन फैक्टोरियल। जितने उसमें एलिमेंट हैं उन्हीं का फैक्टोरियल ले लो, उतनी हम परम्यूटेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लिया एस एक सेट मान लिया जिसमें 1 2 3 सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, तो कितनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं उसकी? 3 फैक्टोरियल, यानी 6 परम्यूटेशंस हो सकती हैं। पहली ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। यानी ऐसा हो सकता है, पहली परम्यूटेशंस में हम ऐसा ले सकते हैं कि 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3। सेकंड में हम ले सकते हैं 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1। थर्ड में हो सकता है 1 की 2, 2 की 1, 3 की 3। यानी ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं। यानी उस सेट की कितनी परम्यूटेशन बन सकती हैं? 3 फैक्टोरियल, यानी 6। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशंस। दो परम्यूटेशंस की प्रोडक्ट करना हम पिछले लेक्चर में सीख ही चुके हैं। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तरीका बताया हुआ है, तो ये तो हमें आता ही है। यानी जैसे आपको 1 का निकालना, मान लो एफ ऑफ जी निकालना है, सो पहले एफ लिख लो, फिर जी लिख लो, फिर इसमें स्टार्ट करो। 1 की इमेज 2 है और यहाँ पे 2 की क्या है? 4 है, तो एफ ऑफ जी में 1 की इमेज 4 हो जाएगी। 2 की इसमें 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 की 1 है, तो एफ ऑफ जी में 2 की इमेज 1 हो जाएगी। ऐसे ही बाकी सब है। ऐसे हम प्रोडक्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो ऐसे हम कंपोजिशन निकालते हैं, प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन ऑफ 2 परम्यूटेशंस। अब देखो, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन मतलब क्या है? पहली बात तो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आपको याद होगी क्या होती है परम्यूटेशन?
एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और खुद से ही खुद पे डिफाइंड है। यानी अगर एस सेट है ना तो एस से एस पे डिफाइंड है, और 1 1 और ऑन टू है तो वो परम्यूटेशन है। अब आइडेंटिटी परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि वो परम्यूटेशन अगर हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगाएं तो वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए, बस यही हमारी आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है। यानी एक ऐसी 1 1 ऑन टू मैपिंग जो एस से एस पे डिफाइंड है और किसी भी एलिमेंट पे लगाओ वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए, तो वो परम्यूटेशन कैसी है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी परम्यूटेशन के इन्वर्स की। जैसे आपको मान लो ये परम्यूटेशन दी है, तो इसका इन्वर्स का मतलब क्या है? इसके नीचे वाली रो को ऊपर लिख लो, ऊपर वाली रो को नीचे लिख दो। यानी एफ में अगर 1 की इमेज 3 है ना तो एफ इन्वर्स में 3 की इमेज 1 होगी। एफ में अगर 2 की इमेज 1 है ना तो एफ इन्वर्स में 1 की इमेज 2 होगी, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू यानी इससे थोड़ा अरेंज करके लिख लिया इसने, तो यहाँ 1 2 3 1 2 4 ऐसे आगे पीछे पड़े हुए ना, इसने 1 2 3 4 लिख लिया। 1 की इमेज क्या थी? 2, 2 की थी 3, 3 की थी 1 एंड 4 की है 4। इन्वर्स बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट होता है परम्यूटेशन ग्रुप। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। परम्यूटेशन हमें पता है, यानी ऐसे ऐसे फंक्शंस जो एस से एस पे ही डिफाइंड हो और 1 1 हो और ऑन टू हो, तो उन सभी परम्यूटेशंस का अगर हम सेट बना देते हैं तो वो ग्रुप फॉर्म करता है। यानी जितने भी परम्यूटेशंस है ना, जैसे हमने देखा था कि 3 एलिमेंट के सेट की कितनी परम्यूटेशन थी? 6 थी। तो उनको अगर हम एक सेट में सेट बना दें उनका, तो वो सेट एक ग्रुप बनाएगा, यानी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर को भी, एसोसिएटिव को भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को भी। ठीक है, उसको आप परम्यूटेशन ग्रुप भी कह सकते हो, सिमेट्रिक ग्रुप भी कह सकते हो। मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। जितने भी परम्यूटेशंस है ना उस सेट की, उन सबको एक सेट में इंक्लूड कर लो आप, उन सबको एक सेट बना लो, तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा और उस ग्रुप को आप बोलते हो परम्यूटेशन ग्रुप, या फिर आप कहते हो सिमेट्रिक ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। देखो डेफिनेशन से पहले ना एक बार समझते हैं इसको। देखो जैसे आपको ये परम्यूटेशन दे दी, ये वाली दे दी, आपको ये चेक करना है साइक्लिक है या नहीं। तो देखो 1 की 2 है, 2 की 4 है, 4 की 3 है एंड 3 की 1 है। ख़त्म हो गया ये साइकिल। 5 की 5 है और 6 की 6 है। यानी कोई भी परम्यूटेशन साइक्लिक परम्यूटेशन कब होगी? अगर एक तो उसका एक साइकिल है, जैसे 1 2 4 3, ये साइकिल बन गया ना, 1 2 4 3 और 3 का फिर से 1, तो 1 2 4 3 ऐसे हम इसको लिखते हैं। और 5 और 6 अनचेंज्ड हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो? साइक्लिक परम्यूटेशन, जिसकी लेंथ है जितनी साइकिल की लेंथ है। अब आपको अच्छे से समझ आएगी डेफिनेशन। इसने कहा कोई भी सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं एंड f कोई परम्यूटेशन है जो m एलिमेंट्स को इस टाइप से अरेंज करती है कि f इमेज ईच एलिमेंट की इज द एलिमेंट विच फॉलोज इट, यानी जो इसके आगे है, जैसे ये है। फॉलोज इट का मतलब क्या है? जो इसके आगे है वही उसकी इमेज है। यानी 1 के आगे कौन है? 2, तो 2 1 की इमेज है। 2 के आगे कौन है? 4, तो 2 की इमेज 4 है। 4 के आगे कौन है? 3, तो 4 की इमेज 3 है। 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3 की इमेज 1 है। तो इसने वही कहा कि उन n में से किन्हीं m एलिमेंट्स की तो इमेज इस टाइप से हो कि जो इसके आगे है ना वही उस पहले वाले की इमेज है, एंड दैट इज द f इमेज ऑफ लास्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट। यानी पहले वाले की अगली, अगले की फिर अगली, अगले वाले की फिर अगली, और लास्ट की हो फर्स्ट वाले एलिमेंट इमेज। और जो n माइनस m बच गए वो अनचेंज्ड है। अनचेंज मतलब उनकी खुद की इमेज वो खुद ही हैं। तो ऐसी परम्यूटेशन को हम साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। उसकी लेंथ n नहीं होती, जितने उसमें एलिमेंट्स हैं वो उसकी लेंथ नहीं होगी, जितने का साइकिल बना वो होगी उसकी लेंथ। अब ट्रांसपोजिशन आपको पता ही है, एक ऐसा साइकिल जिसकी 2 लेंथ है, जैसे ये है, इसकी लेंथ 2 है ना क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो ये साइकिल क्या है? ट्रांसपोजिशन। देखो डिसजॉइंट साइकिल मतलब क्या? ऐसे साइकिल जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इन देयर वन रोड रिप्रेजेंटेशन। जैसे 1 3 4 और 2 5 7, ये आपने 2 साइकिल ले ली है, साइकिल है ना, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। 1 3 4 और 2 4 5 ले लिया, इनमें 4 कॉमन है ना, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सिंपल सी बात है। अब एक बार डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 3 थ्योरम आएंगी वो करेंगे।
ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। इवन परमुटेशन मतलब क्या? ऐसे परमुटेशन जिनको आप इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हो, और ऑड परमुटेशन जिनको आप ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे जैसे यहाँ ही देख लो, 1 3 है, इस ये 2 लेंथ की साइकिल कितने बन सकते हैं इसके? ये खुद ही 2 लेंथ का है, यानी इसको हम एक ही 2 लेंथ के साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक मतलब ओड, तो ये कैसी है? ओड परमुटेशन है। ये सारी की सारी ओड परमुटेशन है यहाँ तक। ये देखो 1 2 3, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 3 इंटू 1 2। तो 2 साइकिल, 2 ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम इस एक को लिख सकते हैं। तो 2 यानी इवन, तो ये कैसे परमुटेशन है? इवन परमुटेशन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी देखा है। तो पिछले लेक्चर तभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़रूर देख लेना। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है अल्टरनेटिंग ग्रुप की। परमुटेशन आपको पता है ना, परमुटेशन ग्रुप यानी जितने भी परमुटेशंस हैं उनका एक सेट बना लो, वो बन जाता है परमुटेशन ग्रुप। बस अल्टरनेटिंग ग्रुप में इतना सा डिफरेंस होता है, उसमें आप परमुटेशन ग्रुप में आप सारी परमुटेशंस ले लेते हो, लेकिन अल्टरनेटिंग ग्रुप में आप सेट बनाते हो इवन परमुटेशंस का। यानी परमुटेशंस जितने भी हैं उनमें से इवन इवन को छांट के उनका एक सेट बना लो, उसको आप बोलते हो अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब चलो 4 थ्योरम है इसकी। फर्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। पहली थ्योरम कि जो प्रोडक्ट है ना 2 डिसजॉइंट साइकिल्स की, वो कम्यूटेटिव होगी। मतलब जैसे ये 2 डिसजॉइंट हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो, वो कम्यूटेटिव होगी। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, या फिर 2 5 7 की मल्टीप्लाई 1 3 4 से कर लो, यानी आगे पीछे किसी को भी लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। देखो एफ और जी 2 डिसजॉइंट साइकिल्स आपने मान लिए, यानी उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। डिसजॉइंट की डेफिनेशन कहती है ये तो, यानी कुछ कॉमन ही नहीं है। तो द एलिमेंट्स विच आर परम्यूटेड बाय एफ आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय जी, एंड विच आर परम्यूटेड बाय जी आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय एफ। यानी जो जिनकी इमेज एफ के अंदर आएगी उनकी इमेज जी के अंदर नहीं आएगी, और जिनकी इमेज जी के अंदर आ रही है उनकी एफ के अंदर नहीं आएगी। तो इसका मतलब एफ जी जी एफ के इक्वल होगा। ये चीज़ देखो इस एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ आएगी आपको। ये एफ है, ये जी है, दोनों ही डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट मतलब क्या? इसको साइकिल की फॉर्म में लिखोगे आप, क्या लिखोगे? 1 की 2 2 की 3 3 की 1, तो 1 2 3 ऐसे लिखोगे। इसको देखो 1 की 1 2 की 2 3 की 3, इसको लिखोगे आप 4 5 4 5 इस फॉर्म में। तो इसकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 2 3। इसकी क्या है? 4 5। क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। तो दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट। तो इस लाइन में ये कहना चाहता है कि जैसे इस परमुटेशन में एफ की इमेज आ गई, सॉरी 1 की इमेज आ गई 2, यानी 1 की इमेज चेंज हो गई, 1 नहीं रही 2 बन गई। सो अगर 1 को इस परमुटेशन ने चेंज कर दिया तो 1 को ये परमुटेशन फिक्स रखेगी। अगर किसी एलिमेंट को इस परमुटेशन ने फिक्स कर दिया तो ये वाली परमुटेशन उसको चेंज कर देगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि कौन सी भी उसको चेंज नहीं कर रही, और ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों ही चेंज कर रही हैं। डिसजॉइंट में एक चेंज करेगी, दूसरी चेंज नहीं करेगी। तो इसका मतलब एफ जी और जी एफ इक्वल हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, एफ ऑफ जी भी यही आएगा, जी ऑफ एफ भी यही आएगा। सेकेंड थ्योरम देखो, इसने कहा हर परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो एफ अगर कोई भी परमुटेशन है इस टाइप से, यानी A1 की इमेज है B1, A2 की B2, A3 की B3 एंड सो ऑन, AN की है BN। अब बिल्कुल ध्यान से समझना। पहली बात, सबसे पहले तो वो AI निकाल लो सच दैट AI इक्वल टू BI। जैसे यहाँ है ना, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, यानी जो AI और BI इक्वल हैं एक दूसरे को, उनको हटा दो, क्योंकि साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में उनका तो कोई काम होगा ही नहीं, वो तो एक लेंथ के साइकिल हैं, उनको हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो पहले तो उन सबको सेलेक्ट कर लो जिसके लिए AI और BI इक्वल हैं, उनको निकाल दो बाहर। अब देखो चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। अगर A1 B1 के इक्वल नहीं है तो A1 की B1 इमेज होगी, यानी एफ ऑफ A1 इक्वल टू B1 होगा, ये तो हमें पता है। अब आपको साइकिल बनाना है, तो साइकिल के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 1 की इमेज 2 है, तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 मिला, तो यहाँ पे हम 2 को ढूंढते हैं ना कहाँ है, फिर हम देखेंगे उसकी इमेज क्या है। तो उसने वही कहा A1 की इमेज अगर B1 है तो B1 की इमेज ढूंढो। अब विच मस्ट बी इक्वल टू सम AI, जो किसी ना किसी AI के इक्वल होगी,
जो कि B2 हमने मान लिया। देखो A1 की इमेज है B1, B1 की इमेज किसी AI के इक्वल होगी और वो हमने मान लिया B2 के इक्वल है। सिंपल सी बात है, A1 की इमेज B1 मिल गई और B1 की इमेज मिल गई B2। अब ये हो सकता है कि B2 और A1 इक्वल हों, मतलब क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहले हमने A1 की इमेज निकाली थी B1, 1 की 2 आई थी, फिर हमने B1 की निकाल ली है B2। अब ये हो सकता है कि B2 और A1 इक्वल हों, तो साइकिल क्या बन जाएगा हमारा, 1 2, है ना। तो इसने वही कहा कि अगर B2 A1 के इक्वल हो जाता है तो साइकिल A1 B1 बन जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब मान लो ये कुछ और है, 4 है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस B2 की भी कोई इमेज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो B2 की इमेज निकाल लो। वो क्या हो गई, कुछ B3 हम आपने मान ली। अब B3 पे भी दो कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है B3 A1 के इक्वल हो, यानी 1 हो, तो साइकिल क्या बनेगा, 1 2 4। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो 1 ना हो, यानी 6 हो, कुछ और हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 की आगे इमेज निकालनी पड़ेगी। तो वही इसने कहा कि अगर वो इक्वल नहीं है तो B2 की इमेज निकाल लो, जो कि B3 होगी। अगर B3 A1 के इक्वल है तो साइकिल बन गया A1 B1 B2। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फिर आगे उसकी इमेज निकाल लो। फिर क्या बन जाएगा साइकिल, पहले A1 B1 बना था, फिर A1 B1 B2 बना, फिर A1 B1 B2 B3 बना, फिर A1 B1 B2 B3 B4 बन जाएगा। कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट 1 साइकिल, हमें साइकिल ज़रूर मिल जाएगा। सिमिलरली हमें और भी बहुत सारे साइकिल्स मिल जाएंगे। दस वी ऑब्टेन डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल हमें मिल गए जिनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिसजॉइंट साइकिल्स इज गिवन परम्यूटेशन। देखो एक बात बताओ, जब हम अलग अलग से सारे सबको निकाल ही रहे हैं तो उनमें कुछ कॉमन तो था ही नहीं। जैसे अभी साइकिल हमने बनाए थे, अभी हमने बना के देखे हैं साइकिल, जैसे ये वाले हमने बनाए थे 1 2 4 एंड सो ऑन। तो जितने भी बनेंगे उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ये अपना अलग है, कोई और आएगा वो अपना अलग होगा। तो जितने भी साइकिल आएंगे ना वो सारे के सारे डिसजॉइंट आएंगे, और ये जो परम्यूटेशन है इसको आप उन सारे डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओगे। आई होप मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम पे चलते हैं, फिर एक लास्ट बच जाती है कैले हैमिल्टन थ्योरम। सॉरी, कैले हैमिल्टन थ्योरम नहीं, सिंपल कैले थ्योरम है वो। सो इसके बाद वाली थ्योरम पे चलते हैं। ये है ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के लिए, हमने अभी किया है। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप मतलब क्या, जितनी भी इवन परम्यूटेशंस है ना उन सब का सेट बना लो, वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है कैसे फॉर्म करेगा। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लोजर में हम क्या कहते हैं कि अगर 2 उसके अंदर है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी उसके अंदर हो। तो देखो एफ और जी अगर ए एन के अंदर है, अब ए एन के अंदर सारी इवन परम्यूटेशन होती हैं, तो एफ भी इवन परम्यूटेशन है, जी भी इवन परम्यूटेशन है। अब ये तो आप जानते ही हो कि किन्हीं भी 2 इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट भी इवन परम्यूटेशन ही होता है, तो एफ जी का भी क्या होगा, एक इवन परम्यूटेशन होगी। अब इवन परम्यूटेशन है तो किस में चले गई, ए एन में, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करता है। तो मतलब वैसे ही जस्ट आपको लिखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या कोई एग्जिस्ट करेगी सच दैट किसी भी परम्यूटेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो वही वाली परम्यूटेशन एज इट इज आ जाए। हाँ, आई आइडेंटिटी परम्यूटेशन अभी हमने की थी ना, कि किसी भी एलिमेंट पे लगाओ वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए, तो किसी भी परम्यूटेशन के साथ ऑपरेट करोगे वही परम्यूटेशन एज इट इज आ जाएगी। ऐसी आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। दूसरा क्या होता है कि वो उस सेट के अंदर आती भी है या नहीं, यानी क्या ये अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर आएगी, आई। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा एक इवन परम्यूटेशन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसा कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन है तो वो ए एन में जाएगी ना, यानी उस सेट के अंदर ही ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है सच दैट उसको किसी भी परम्यूटेशन के ऊपर लगाओ वही परम्यूटेशन एज इट इज आ जाती है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे होल्ड करती है। फोर्थ एंड लास्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई भी एफ है उसके लिए एफ इनवर्स हमेशा इसमें होगी सच दैट इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की इक्वल हो जाएगी, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
तो हमारी यहाँ पे प्रूव हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, an एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाई 2। एक बात बताओ, ग्रुप ऑफ परमुटेशन हमने अभी देखा था, उसका ऑर्डर कितना होता है n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं तो परमुटेशन ग्रुप में, उसके परमुटेशन ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, 3 फैक्टोरियल। अगर सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके परमुटेशन ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल। और जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप की, तो जितने 4 फैक्टोरियल है तो उसका हाफ होंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप में, क्योंकि टोटल में से इवन तो हाफ ही होंगी ना, हाफ इवन होती हैं, हाफ ओड होती हैं। अगर परमुटेशन ग्रुप में n फैक्टोरियल हैं तो an में कितने होंगे, n फैक्टोरियल बाई 2, यानी इवन परमुटेशन के सेट में कितने होंगे, n फैक्टोरियल बाई 2। सिमिलरली जो ओड परमुटेशन का सेट बच गया उसमें भी कितने होंगे, n फैक्टोरियल बाई 2। लेकिन वो कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन होती है। तो ओड परमुटेशन वाले सेट में तो वो जाएगी ही नहीं, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए सेट ऑफ ओड परमुटेशन ग्रुप नहीं होता। लेकिन सेट ऑफ इवन परमुटेशन यानी एक अल्टरनेटिंग ग्रुप हमेशा ही ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो इस लेक्चर की और इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम पे हम चलते हैं। ये है हमारी केले थ्योरम। आप देख भी सकते हो, बहुत बार आई है और ऑलमोस्ट आती है, तो विद स्टेटमेंट आपको ये याद करनी है। क्या कहता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। कोई भी ग्रुप ले लो, वो परम्यूटेशन ग्रुप के हमेशा ही आइसोमॉर्फिक होगा, किसी ना किसी परम्यूटेशन ग्रुप के तो आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो हमें एक ग्रुप लेना है, एक परम्यूटेशन ग्रुप लेना है, आपने ये प्रूव करना है कि वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो सबसे पहले हम एक जी ग्रुप लेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। फिर उसके ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे एफ ऑफ ए, उसको ये प्रूव करेंगे कि ये परम्यूटेशन है, यानी एक ऐसा फंक्शन है ये जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी एक ग्रुप मान के जी। फिर एफ ऑफ ए को हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे, यानी ये प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ ए क्या है, एक परम्यूटेशन है। उसके बाद फिर हम जी डैश लेंगे, एक परम्यूटेशन ग्रुप। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये ग्रुप बनने के लायक है भी या नहीं, यानी हम ये दिखाएंगे कि जी डैश ग्रुप है, यानी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसको 1 1 ऑन टू हमने प्रूव किया। फिर हम दिखाएंगे कि जो जी डैश है ना परम्यूटेशन ग्रुप, आपको इसको ग्रुप प्रूव करना है, चारों प्रॉपर्टीज़ हम दिखाएंगे। लास्ट में फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये ग्रुप है। फिर लास्ट काम हमारा क्या है, आपको पता है, हमें इस ग्रुप को और इस परम्यूटेशन ग्रुप को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन फाई डिफाइन करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक, जी से जी डैश में। और फिर ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमने फाई फंक्शन डिफाइन किया है ना, ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म यानी आपको पता है होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो फाई क्या बन जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म, यानी जी से जी डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब जी जी डैश के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक। तो जो करना है अब हमें वो आपको पता चल गया है। तो जी को आप ग्रुप मानोगे, अब ग्रुप है तो ए और एक्स, अगर इसके 2 एलिमेंट हैं तो ए एक्स भी इसका कोई एलिमेंट होगा। अब मैंने आपको बताया था एफ ए आप एक मैपिंग मानोगे जी से जी में, उसको आपने 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है, तो उसको किसी टाइप से तो हम मानेंगे ना। सो एफ ओ ए एक्स आपने इस टाइप से मान लिया कि वो ए एक्स के इक्वल होगा। तो 1 1 के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू सेम है किन्हीं 2 एलिमेंट्स पे, तो लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट्स ही सेम होंगे, यानी किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की फंक्शन सेम नहीं आ सकता, अगर सेम आ गया है तो वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। सो एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, ये क्या है ए एक्स, ये क्या है ए वाई, कैंसिलेशन लॉ लगा दो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक्स वाई के इक्वल आ गया तो फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए देखो, यहाँ से आपने कोई भी एक्स उठाया तो उसके लिए इस जी में ए इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट अगर आप एफ ए इनवर्स एक्स निकालते हो तो किसके इक्वल होगा, ए इंटू एक्स की जगह लिखोगे आप ए इनवर्स एक्स, ए इंटू ए इनवर्स हो गया आइडेंटिटी, सिर्फ एक्स बच गया। यानी इसके लिए आपने कोई एक्स अगर लिया है तो उसके लिए इस जी के अंदर कोई ए इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ ए ऑफ ए इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इस एक्स के।
यही डेफिनेशन होती है ऑन टू की। यानी एफ ए क्या बन गई, एक परमुटेशन बन गई। तो जी डैश आपको पता है हम एक परमुटेशन ग्रुप बनाएंगे, ऐसे ऐसे सारी परमुटेशंस का सेट बनाएंगे। यानी जी डैश में एफ ए जैसी सारी परमुटेशंस हैं जहाँ ए जी में से है और एफ ए क्या है, एक परमुटेशन है। ग्रुप में यानी क्लोजर लो, यानी अगर ये दो जी डैश के अंदर है तो आपको ये प्रूव करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी डैश के अंदर होगी। देखो अगर ये जी डैश में है तो एफ ए एक्स के इक्वल होगा, ये हमने डिफाइन किया था ना इसको। एफ बी एक्स किसके इक्वल होगा, बी एक्स के। अब इनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये क्या है, बी ऑफ एक्स। अब एफ ए किसी के ऊपर लगा रहे हो तो ए की मल्टीप्लाई हो जाती है उससे, सो ए बी एक्स आ गया। और ये क्या बन गया, एफ ए बी एक्स, क्योंकि एफ ए बी एक्स को ओपन करना क्या होता है, जो यहाँ है उसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, तो ए बी एक्स। यानी ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल आ गई, यानी एफ ए बी इक्वल टू एफ ए बी। लेकिन ऐसे ऐसे यानी एफ ए टाइप की सारी चीज़ें तो जी डैश में है ही ना, जहाँ पे ए जी का एलिमेंट है, ए बी जो है वो जी का एलिमेंट है, तो एफ ए बी टाइप के जो इतने एलिमेंट हैं वो जी डैश के अंदर चले गए। लेकिन ये तो इसके इक्वल है, तो एफ ए इंटू एफ बी भी किस में चला गया, जी डैश के अंदर। तो जी डैश क्या हो गया, क्लोज हो गया। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आपको पता ही है, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, इसके रिश्ते करी तो ये एफ बी सी बन गया, तीनों इकट्ठे हो गए तो एफ ए बी सी बन गया। फिर सी को अलग कर लो, एफ ए बी सी एक्स बन गया। फिर सी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ सी एक्स लिख सकते हो। फिर इन दोनों के आपने अलग अलग कर लिया, यानी एफ ए इंटू एफ बी कर लिया, सी को अलग कर दिया अब की बार, ये इसके इक्वल आ गया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। यानी इनमें आपको जैसे एक लिखने का वे आना चाहिए, क्या प्रूव करना है ये तो आपको पता ही है। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखो आपको ये दिखाना है कि जी डैश में कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। पहली बात, जी में तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि जी को हम ग्रुप मान चुके हैं। यानी ई अगर उसकी आइडेंटिटी है तो ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई इक्वल टू ए होगा। अब एफ ई आपने जी डैश का कोई एलिमेंट ले लिया, आपको ये प्रूव करना है कि एफ ई आइडेंटिटी होगा जी डैश की। तो देखो एफ ई इंटू एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ई ए के, और ई ए किसके इक्वल है, ए के, तो एफ ऑफ ए। और एफ ए इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, तो भी किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए के। ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, मतलब एफ ए को एफ ई से मल्टीप्लाई करने पे वही एज इट इज़ आ रहा है, आगे कर लो या पीछे, तो एफ ई क्या बन गया, जी डैश की आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं इन्वर्स की। अब अगर ए जी का कोई एलिमेंट है तो ए इन्वर्स ए का इन्वर्स होगा, किस टाइप से कि ए इन्वर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इंटू ए इन्वर्स। अब एफ ए इन्वर्स और एफ ए की मल्टीप्लाई करके देखो किसके इक्वल होगा, एफ ए इन्वर्स ए के, लेकिन ये तो आइडेंटिटी है एफ ऑफ ई। अब इसको आप आइडेंटिटी को और क्या लिख सकते हो, यहाँ ए इन्वर्स ए था, यहाँ आप ए इन्वर्स लिख दो, पीछे लिख दो, फिर इसको खोल लो, एफ ए इन्वर्स, यानी ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। यानी आगे और पीछे कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर लो, किसके इक्वल आ रही है इनकी मल्टीप्लिकेशन, जी डैश की आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब एफ ए का इन्वर्स कौन है, एफ ए इन्वर्स। सो एफ ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ ए, और एफ ए इन्वर्स है भी किस में, जी डैश के अंदर, क्योंकि इस टाइप की सारी चीज़ें एफ जहाँ पे एफ हो और उसके नीचे यहाँ पे कोई एलिमेंट हो जी का, तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे सारी परमुटेशन किसके अंदर चली जाती हैं, जी डैश के अंदर। सो दिस बिलोंग्स टू जी डैश एंड ये इन्वर्स भी है उसका। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स यहाँ पे होल्ड करता है। तो जी डैश क्या बन गया, ग्रुप बन गया। फिर मैपिंग डिफाइन करनी है सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू एफ ए, इसको 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म आपने दिखाना है। 1 1 मतलब एफ ए फाई बी के इक्वल मान लो, तो एफ ए बी के इक्वल हो गया, यानी ए बी के इक्वल हो गया। ये तो वही चीज़ है ना कि फंक्शन की वैल्यू सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे, क्योंकि एफ तो 1 1 है तो फाई भी 1 1 हो गया। ऑन टू मतलब यहाँ से कोई भी एफ ऑफ ए लेके चलो, उसके लिए ए जी में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट फाई ऑफ ए एफ ए के इक्वल हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली लिखना है। और लास्ट क्या है, होमोमॉर्फिज्म, यानी फाई ऑफ ए बी आप निकालोगे वो एफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा, और एफ ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए क्या है, फाई ऑफ ए, एफ ऑफ बी क्या है, फाई ऑफ बी। सो फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, सो फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। यानी 1 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, और खुद से खुद पे डिफाइंड है,
तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन जी एंड जी डैश। ठीक है। अच्छा, खुद से खुद पे नहीं है, ये जी से जी डैश पे है। तो फिर अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है ना, 1-1 और होमोमॉर्फिज्म हो जाती है, तो हम ये कह देते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म है इसके और इसके बीच में। अगर सेम से सेम पे डिफाइंड होती है तो हम ये कहते हैं फाई आइसोमॉर्फिज्म है उस ग्रुप पे। लेकिन ये जी और जी डैश पे है तो हम ये कहेंगे ये आइसोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में। तो ये हमारे रिजल्ट को प्रूव करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करके इसके एक्सरसाइज और फिर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।